हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद मानसी। एआईबी 21 का एग्जाम हो चुका है, प्रोविजनल आंसर की आ चुकी है एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारे डाउट्स के साथ हैं कि कितने क्वेश्चन डिलीट होंगे, कितने उनके मार्क्स बन रहे हैं, पास हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, एंड वी आर हेयर टू आंसर इट ऑल। हम अलग अलग मौके पे अलग अलग बात कर चुके हैं, जैसे शॉर्ट्स के थ्रू आई हैव डिस्कस कि कितने मार्क्स पे क्या क्लियर हो रहा है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो कौन से क्वेश्चन हैं जिसमें आई फील कि डिलीट हो सकता है या आपको ऑब्जेक्शन रेज करना चाहिए। देर आर फ्यू क्वेश्चन जो डाउटफुल हैं, जहां पे ना 50-50 स्कोप बन रहा है। तो मैं हर क्वेश्चन पे आपसे नहीं कहूंगी कि रेज करो, एक एक क्वेश्चन का पैसा लग रहा है, ठीक है। बट डिपेंडिंग ऑन कि आप एग्जाम में किस पॉइंट पे खड़े हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 45 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं एंड आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी से हैं, राइट, इन दैट केस अगर एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जहां बहुत श्योर हो कि ऑब्जेक्शन रेज करना चाहिए, मेरे हिसाब से कर दो। क्यों? क्योंकि अगर उसमें मार्क्स मिल गए तो आप और सेफ साइड पे आ सकते हो। 45 पासिंग है क्योंकि, बट मान लो आपके 60 मार्क्स बन रहे हैं, देन आई डोंट थिंक यू नीड टू डू दैट। ओके, सेम टाइम आपके 20 नंबर बन रहे हैं तो भी मेरे हिसाब से कुछ खास फायदा नहीं होगा, क्योंकि आप कितने भी ऑब्जेक्शन रेज करोगे बढ़ बढ़ के 30 पे आ जाओगे, पास तब भी नहीं हो रहे हो, राइट। बट इफ यू आर इन दैट, आई वुड से वाइल्ड रेंज ऑफ 35 to 50 डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी, बिकॉज SC ST कैटेगरी में कट ऑफ 40 है एंड जनरल एंड ओबीसी के लिए 45। अगर आप उस वाइल्ड रेंज में आते हो, वो 35 से 50 की स्पेशली जो होती है, इवन 55 टू एन एक्सटेंट, बट अगर आप वो 30 से 50-55 की रेंज में हो तो डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपका एग्जाम क्लियर होगा नहीं होगा, ऑब्जेक्शन पे बहुत डिपेंड करता है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, चलो हम उन 10 क्वेश्चंस को देखते हैं जहां मेरे हिसाब से ऑब्जेक्शन रेज हो सकता है, जिनको लेके आप बहुत श्योर हो, डिपेंडिंग ऑन कि आपने क्या मार्क किया है, आप उस हिसाब से एक्ट कर सकते हो। चलो, पहला क्वेश्चन है, बाय द वे ये सेट बी है, मैं क्लियरली बता रही हूँ बी, ठीक है। तो उस हिसाब से आप क्वेश्चन नंबर अपने में चेक कर लेना। एंड जस्ट टू ब्रिंग टू योर नोटिस, बिकॉज कुछ बच्चों को कंफ्यूजन था, जहां पे सेट में क्वेश्चन नंबर चेंज है, कई बार ऑप्शंस भी चेंज हैं, तो प्लीज मेक श्योर आप सही देखो। फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 10 सेट बी में ये सेम क्वेश्चन मान लो सेट ए में क्वेश्चन नंबर 1 है फॉर एग्जाम्पल, पर जरूरी नहीं है जो यहाँ ऑप्शन नहीं था वो वहां ऑप्शन ए हो, ऑप्शन नंबर भी चेंज हुआ है। चलो क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहला, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट क्लियरली आउट ऑफ सिलेबस है, मेरे हिसाब से क्लियरली आउट ऑफ सिलेबस है। बट इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, ये मैंने आपसे पहले भी कहा था, ये डिलीट करेंगे कि नहीं थोड़ा डाउटफुल हो जाता है। लास्ट ईयर पेपर में ना डीवी एक्ट पे क्वेश्चन आया था, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, टेक्निकली वो भी आउट ऑफ सिलेबस था बट उसे नहीं हटाया था उन्होंने। इस बार इन्होंने दो क्वेश्चन डाउरी से दिए, विच इज अकॉर्डिंग टू मी वेरी वेरी अनफेयर। आप पेपर में ऐसे सवाल दे देते हो जो है आउट ऑफ सिलेबस, मतलब इस पर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। जब आप फैमिली लॉ लिखते हो ना, तो वहां पे आप जब पारसी और क्रिश्चियन से पूछते हो ना, तो एक जगह मैं अपनी गलती मान लेती हूँ कि भाई तुमने फैमिली लॉ लिखा था, तुमने हिंदू और मुस्लिम तो लिखा नहीं था। मेरी गलती थी भाई, मान लिया, मुझे पढ़ के जाना चाहिए था। मतलब टेक्निकली अनफेयर लगता है बिकॉज ऑब्वियसली सिलेबस में मोस्टली पार्ट नहीं होता, कॉलेजेस में नहीं पढ़ाया जाता, बट एक बार को मैं आपसे बहस नहीं कर पाऊंगी क्योंकि आप कह दोगे मैंने तो फैमिली लॉ लिखा था। फेयर इनफ, चलो मान लिया आपकी बात। आपने इस बार दो क्वेश्चन फैमिली लॉ से पूछे, क्रिश्चियन और पारसी से, आई एम नॉट ऑब्जेक्टिंग टू दैट, क्योंकि भाई मान लिया फैमिली का पार्ट था। पर क्रिमिनल में आपने सीआरपीसी एंड बीएनएसएस लिखा है, ठीक है, आपने क्रिमिनल लॉज नहीं लिखा है, ठीक है। इसके अलावा आपको अगर किसी भी एक्ट में इंटरेस्ट था, आपने उन्हें स्पेसिफिकली मेंशन किया है। मोटर व्हीकल एक्ट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, आपने जनरल वर्ड नहीं लिखे हैं कि हाँ हाँ गाड़ियों से जुड़ा हुआ जितना भी है, आपने बहुत स्पेसिफिक लिखा है कि ये वाले एक्ट से सवाल आएगा, ठीक है। तो फिर उस केस में एकदम एक तीसरे एक्ट से सवाल पूछना गलत है। मेनी पीपल से क्रिमिनल के अंडर आता है, आई एग्री, क्रिमिनल लॉज के अंडर आता है। अगर मेरे सिलेबस में क्रिमिनल लॉज लिखा होता तो मैं एक बार भी आर्ग्यू नहीं करती। फिर मैं मेडिकल टर्मिनेशन, प्रेगनेंसी, ये वो सब पढ़ाती, लेबर में मेटर्निटी बेनिफिट सब कुछ पढ़ाते। लेबर लॉ जब लिखा होता है ना, तो वहां पे आर्ग्यूमेंट आता है, वहां पे हम नहीं बहस करते क्योंकि वहां लेबर लॉज लिखा है। लेबर लॉ में कुछ भी आ सकता है, जो भी लेबर से जुड़ी हुई बात है, तो आई डोंट आर्ग्यू देयर कि ये क्यों पूछा। बट यहाँ आपने क्लियरली सीआरपीसी एंड बीएनएसएस लिखा है। डाउरी प्रोहिबिशन एक कंप्लीटली डिफरेंट एक्ट है, तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है। तो डिपेंडिंग ऑन कि किस पॉइंट पे हो, फॉर एग्जांपल 45-46 मार्क्स बन रहे हैं, तो हो सकता है आप इस पे रेज ना करो क्योंकि आप दूसरे क्वेश्चन पे रेज करना प्रेफर करोगे, पर क्वेश्चन पैसा भी देना पड़ रहा है क्योंकि। बट अगर आप 5-6 नंबर से फंस रहे हो ना कहीं पे, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी आप इस पे रेज कर सकते हो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन भी डाउरी से आगे आएगा, हम उसे देखेंगे, हम सीक्वेंस में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ये है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्वेश्चन। जल्दी से क्वेश्चन देखते हैं। इन्होंने बोला एक्स ने एक लोन लिया 10 लाख का बैंक ए से, तो बैंक है आपका ए, ठीक है। एक्स एक पर्सन है जिसने लोन लिया है। वाई साइंस अ कॉन्ट्रैक्ट एज श्योरिटी प्रॉमिसिंग टू पे द बैंक इफ एक्स डिफॉल्ट। तो बेसिक सी बात है, एक बैंक है, उससे एक्स ने लोन लिया है 10 लाख का, और वाई ने जो है श्योरिटी की तरह साइन किया है कि अगर एक्स ने डिफॉल्ट किया तो पैसा मैं दूंगा। आफ्टर 3 months बैंक ए अग्रीज टू रिड्यूस द इंटरेस्ट रेट। बैंक ए जो है वो एग्री कर गया कि हम इंटरेस्ट रेट को कम कर देंगे। एक्सटेंड्स द रीपेमेंट पीरियड बाय 6 months, ओके।
विदाउट इन्फॉर्मिंग वाई। अब ये जरूरी है कि वाई को इन्फॉर्म नहीं किया गया था, ये हमें क्वेश्चन में बता दिया है। सब्सिक्वेंटली एक्स जो है डिफॉल्ट कर जाता है लोन पे। वाई कौन था? श्योरिटी, श्योरिटी सॉरी। तो आपने यानी श्योरिटी को इन्फॉर्म नहीं किया था, ये हमें बता दिया, और एक्स ने डिफॉल्ट कर दिया है। अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वाई की लाइबिलिटी को डिस्कस करते हुए आंसर करना है। प्रोविजनल की में आंसर दिया है डी, यानी कि वाई इज पार्शियली डिस्चार्ज, यानी कंप्लीटली फ्री नहीं होगा, पार्शियली होगा फ्रॉम लाइबिलिटी, बिकॉज बैंक एज मॉडिफिकेशन इंक्रीज द रिस्क टू वाई विदाउट हिज कंसेंट। इनका कहना है कि वाई जो है वो पार्शियली अपने लाइबिलिटी से डिस्चार्ज होगा, क्योंकि बैंक ने जो मॉडिफिकेशन किया है उसकी वजह से वाई के लिए रिस्क बढ़ गया है, पर उसको उसका कंसेंट नहीं लिया गया है। जबकि आंसर होना चाहिए बी, वाई इज नॉट लाइबल एट ऑल, पार्शियली नहीं, वो कंप्लीटली डिस्चार्ज होगा लाइबिलिटी से। क्यों? बिकॉज द प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्टेड आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन। ठीक है, इसको जाके अगर देखोगे आंसर इज बी। सेक्शन 133 डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय वेरिएंस इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्लियरली लिखा है एनी वेरिएंस मेड विदाउट द श्योरिटीज कंसेंट। श्योरिटी के कंसेंट के बिना अगर कोई भी चेंज कर रहे हो कॉन्ट्रैक्ट में, जो हमें क्वेश्चन में दिया था कि विदाउट इन्फॉर्मिंग वाई आपने कुछ चेंज किया है इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन डेटर एंड क्रेडिटर, इट डिस्चार्जेस द श्योरिटी एज टू ट्रांजैक्शन सब्सिक्वेंट टू वेरिएंस। तो वेरिएंस आने के बाद जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे श्योरिटी की लाइबिलिटी जो है कंप्लीटली खत्म हो जाती है। इसलिए आंसर इज बी, वाई इज नॉट लाइबल एट ऑल। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ए तो नहीं होगा, वाई लाइबल होगा ओनली इफ द बैंक्स यूज, क्लियरली नहीं है आंसर, तो ए डिलीट हो गया। सी देखते हैं, वाई इज फुल्ली लाइबल फॉर द एंटायर लोन बिकॉज श्योरिटी हमेशा लाइबल होता है, तो ये भी गलत है। तो ये तो हम क्लियर है, आंसर बी या डी में से एक है। आंसर की कहती है डी है, पार्शियली डिस्चार्ज होगा, जबकि हमें बेरा क्लियरली कहता है वाई लाइबल नहीं है, क्योंकि प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट करता है कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन के बाद। आपने कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफाई कर दिया, उसके बाद आप अगर डिफॉल्ट करते हो पर आपने श्योरिटी का कंसेंट नहीं लिया था, इन्फॉर्म नहीं किया था, तो एक बार आपने कॉन्ट्रैक्ट चेंज किया, कोई भी वेरिएंस लाए, उसके बाद श्योरिटी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये बात क्लियरली लिखी है, बेयर एक्ट मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया है, आप देख सकते हो, ये डायरेक्ट बेयर एक्ट का ही स्क्रीनशॉट है। ठीक है, और उसके इलस्ट्रेशंस भी दिए हैं, तो इसका आंसर होना चाहिए बी। तो इसका आंसर है गलत। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन या तो कंप्लीटली डिलीट होगा या इसका आंसर चेंज होगा फाइनल आंसर की में। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 20, अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 362 ऑफ आईपीसी, ये आईपीसी का क्वेश्चन है, हमें पता चल गया, सेक्शन दे दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैंडेटरी लीगल रिक्वायरमेंट टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ एबडक्शन। एबडक्शन के ऑफेंस के लिए दी हुई चीजों में से कौन सी चीज मैंडेटरी लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है अकॉर्डिंग टू 362? आंसर की में आंसर जो दिया है और जो हमारा आंसर आ रहा था सेम है। प्रोविजनल बी गलत नहीं है, द पर्सन एबडक्टेड मस्ट बी अ माइनर। ऑप्शंस देखते हैं, ए दिया है एम्प्लॉयमेंट ऑफ फिजिकल फोर्स और यूज ऑफ डिसीटफुल मीन्स। जब आप 362 को जाके देखोगे, ये बात लिखी है फोर्स का इस्तेमाल, तो ए तो है इंग्रेडिएंट, हमसे पूछा है नॉट, तो ए तो बिल्कुल भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी क्या दिया है, कंपेलिंग और इंड्यूसिंग अ पर्सन टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बेयर एक्ट में 362 को देखोगे, किसी इंसान को मूव करने की बात लिखी है, यानी सी भी हमारा आंसर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमसे नॉट पूछा है। तो आंसर या तो बी है या डी। एबडक्टेड पर्सन मस्ट बी अ माइनर, ये बात कहीं नहीं लिखी है, ऐसा नहीं लिखा है कि जिसका एबडक्शन हो रहा है वो माइनर होना चाहिए, तो बी आंसर सही है, गलत नहीं है। ऑप्शन डी देखोगे, क्लासिफिकेशन ऑफ द एक्ट एज अ कंटिन्यूइंग ऑफेंस सॉरी, 362 में ऐसा कहीं नहीं लिखा है, जाके यहाँ लिखा है whoever by force compels or by any deceitful means, यानी चालाकी करके, बेईमानी करके, induces any person to go from any place is said to abduct that person। इसमें कहीं कंटिन्यूइंग ऑफेंस की कहीं कोई बात नहीं हुई है, तो प्रोविजनल में आंसर बी दिया है, जो कि गलत नहीं है। यस, स्टेटमेंट ठीक है, पर आंसर बी या डी दोनों हो सकते हैं यहाँ पे। तो 362 क्योंकि कंटिन्यूइंग ऑफेंस के बारे में कुछ भी नहीं कह सकता है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे डी भी सही होना चाहिए, कि अगर किसी ने डी मार्क किया है तो वो गलत नहीं होगा। ऑब्वियसली मोर प्रोबेबल आंसर बी लगता है देखने में, क्योंकि बहुत क्लियरली विजिबल है, बट इफ यू लुक एट द बेयर एक्ट तो डी के बारे में भी कहीं बात नहीं हो रही, कहाँ लिखा है कि कंटिन्यूइंग ऑफेंस होना चाहिए। ठीक है, और आपने सेक्शन क्लियरली क्वेश्चन में दिया था, तो इट कैन बी बोथ, हो सकता है फाइनल की में ऐसा कर दें कि जिसने डी मार्क किया है उसको भी नंबर मिलेंगे और जिसने बी किया है उसे भी। ए और सी क्लियरली गलत है, अगर वो मार्क करके आए हो तो साइड बैठ जाओ, कोई सवाल ही नहीं उठता, बट बी और डी हो सकता है दोनों को काउंट किया जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूसीसी क्लियरली आउट ऑफ सिलेबस है। एक होता है, देखो आप फैमिली लॉ के अंडर बोल सकते हो, क्या है ये मैं बता देती हूँ, बहुत लोग को समझ ही नहीं आया था। यूनिफॉर्म सिविल कोड रूल उत्तराखंड, अगर आप मेरे शॉर्ट्स देखते हो तो मैंने उसके बारे में बात की है वहां पे, कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है और वो जो है उत्तराखंड में आ चुका है, स्टेट में आया है। ठीक है, पहली बात तो पूरे नेशन का भी लॉ नहीं आया, ये एक स्टेट बेस्ड लॉ है, तो उससे आप सवाल पूछ रहे हो। ठीक है, नया लीगल लॉ है, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बात खत्म।
आप सिलेबस में लिख देते कि आएगा तो फिर कर लेते। हर स्टेट में बहुत सारे लॉज आएंगे तो आपको क्या सब पता होने चाहिए? ऐसा तो नहीं है। दिस इज कम्प्लीटली आउट ऑफ सिलेबस और ये आंसर सही है गलत है डज नॉट मैटर, ये क्वेश्चन सीधे डिलीट होना चाहिए। इस पे तो हर हाल में ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो, ये डिलीट होना चाहिए। ठीक है, आंसर मैंने बता दिया है बट डिलीट होना चाहिए। अगला देखते हैं 29 डाउरी प्रोहिबिशन, इस बारे में मैं आपसे बात कर चुकी हूँ। आंसर इन्होंने सही दिए हैं अपनी आंसर की में प्रोविजनल में, बट दोनों क्वेश्चन डाउरी के आउट ऑफ सिलेबस होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज फ्रॉम लेबर लॉ। ठीक है, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, देखने में ही लंबा है बट चलो आराम से पढ़ते हैं। आपको पता है असर्शन रीजन में क्या होता है? एक असर्शन दिया होता है, एक रीजन, दोनों को पढ़ते हुए आपको डिसाइड करना होता है कि असर्शन रीजन इंडिविजुअली ट्रू है और अगर है तो क्या रीजन असर्शन को सही एक्सप्लेन कर रहा है। अगर नहीं पता इस क्वेश्चन में क्या करना होता है तो समझ लो, एक असर्शन दिया होता है, एक रीजन दिया होता है। पहले तो आपको ये देखना होता है अलग अलग लेवल पे क्या ये बातें सही है कि गलत है, यानी ट्रू एंड फॉल्स देखने होते हैं। ठीक, अब अगर दोनों ट्रू है तो क्या रीजन जो है, वजह जो है, रीजन असर्शन को सही एक्सप्लेन कर रहा है। छोटा सा एग्जाम्पल मैं बोल दूं कि असर्शन माई बर्थ प्लेस इज दिल्ली फॉर एग्जाम्पल, रीजन माई पेरेंट्स यूज टू लिव इन दिल्ली एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ भी जोड़ दिया। तो पहली बात तो आप चेक करोगे क्या दोनों बातें सही हैं, क्या बर्थ प्लेस दिल्ली है, ट्रू और फॉल्स, क्या पेरेंट्स रहते थे एंड जो भी रीजन दिया है वो सब। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि क्या ए को एक्सप्लेन कर रहा है रीजन की नहीं। आपको इस क्वेश्चन में ये करना होता है, जस्ट इन केस यू डोंट नो। अब हम असर्शन देखते हैं। द रेस्पोंडेंट वॉज एंगेज्ड एज अ सफाई कर्मचारी इन अ चैरिटेबल ट्रस्ट। जो रिस्पोंडेंट है वो एक सफाई कर्मचारी का काम करता है एक चैरिटेबल ट्रस्ट में। द डिस्प्यूट ओरिजिनेटेड व्हेन ही वाज टर्मिनेटेड ड्यू टू रिपीटेड एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी। उसको जॉब से टर्मिनेट किया गया क्योंकि वो बार बार छुट्टी ले रहा था, एब्सेंट हो रहा था। द ट्रस्ट चैलेंज्ड द अवार्ड ऑन द ग्राउंड्स that it was not an industry under section 2 subclause J of Industrial Dispute Act and therefore the worker was not a workman। डिस्प्यूट क्या हुआ, आपने उसको जॉब से हटा दिया कि तुम बार बार छुट्टी करते हो, उसने कुछ ऑब्जेक्ट किया जिस बेस पे जो चैरिटेबल ट्रस्ट है उन्होंने ये बात कही कि हम सेक्शन 2 सब क्लॉज जे ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर इंडस्ट्री में तो आते ही नहीं है, और क्योंकि हम इंडस्ट्री में नहीं आते तो ये जो सफाई कर्मचारी है ये वर्कर तो है ही नहीं, वर्कर नहीं है तो इस पे लेबर लॉ क्यों अप्लाई कर रहे हो एक्सेट्रा, तो सेक्शन 25F इस पे अप्लाई होता ही नहीं है। हमें पहले असर्शन देखना है ट्रू है कि फॉल्स है, रीजनिंग पे बाद में जाएंगे। क्या ये बात सही है कि जो ग्राउंड है इंडस्ट्री में नहीं आते हो? नहीं, ये बात सही नहीं है, ये बात फॉल्स है। ठीक है, क्यों फॉल्स है देख लो। इंडस्ट्री की डेफिनेशन जो दिया है उसमें दिया है एनी बिजनेस ट्रेड अंडरटेकिंग मैन्युफैक्चर और कॉलिंग ऑफ एम्प्लॉइज एंड इंक्लूड्स एनी कॉलिंग सर्विस एम्प्लॉयमेंट हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रियल ऑक्यूपेशन और एवोकेशन ऑफ वर्कमैन। ठीक है, एक तो ये डेफिनेशन दी है। दूसरा जजमेंट है, बैंगलोर वाटर सप्लाई केस था 1978 का, जिसमें क्लियरली कहा था इंडस्ट्री में कौन आता है ये डोमिनेंट नेचर को टेस्ट करके ही डिसाइड होगा। जस्ट बिकॉज आप एक चैरिटेबल ट्रस्ट हो इसका मतलब ये नहीं कि आप ऑटोमेटिकली एग्जेम्प्ट हो जाते हो। अगर आप एक चैरिटेबल ट्रस्ट हो जो एक ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी कैरी ऑन करते हो, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है आपके यहाँ, मटेरियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, तो आप एक इंडस्ट्री हो। तो इसलिए ये केस से ही उठाया है। ये मैंने आपको जो कल एक वीडियो डाला था कि कुछ लेसन्स जो आगे एआईबी के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन्हें याद रहने चाहिए, उसमें मैंने बात कही थी कि केस पे बेस्ड इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। पूरे में कहीं भी केस का नाम नहीं है, हो सकता है आपने केस लेबर लॉ में पढ़ा हो पर कहीं भी केस का नाम नहीं पूछा है, उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। ठीक है, तो आप इंडस्ट्री में नहीं आते हो, क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही नहीं है, तो असर्शन क्या है? फॉल्स है। रीजन देखते हैं। द ट्रस्ट एंगेज्ड इन मल्टीफेरस एक्टिविटीज इंक्लूडिंग कमर्शियल वेंचर्स and hired employees for commercial and charitable activities in an organized manner with proper remuneration। रीजन दिया है कि जो ट्रस्ट है वो एंगेज्ड है इन मल्टीफेरियस एक्टिविटीज जिसमें कमर्शियल वेंचर भी है, हायर्ड एम्प्लॉय है फॉर कमर्शियल एंड चैरिटेबल एक्टिविटीज, ऑर्गेनाइज मैनर में प्रॉपर रेम्यूनरेशन में। तो ये जो है इंडस्ट्री में आएंगे। रीजन वाला स्टेटमेंट ठीक है, बात सही है कि हाँ ट्रस्ट ये सब काम करती है तो वो इंडस्ट्री में आती है, तो रीजनिंग ट्रू है। और अगर इनके हिसाब से प्रोविजनल आंसर की मैं आपको आंसर दिया है ए कि दोनों ट्रू है एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, माय पॉइंट इज अगर हम दोनों को बाय चांस ट्रू मान भी लेते जो कि नहीं है तो भी आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो नहीं है। ये दो अलग बातों के बारे में बात हो रही है। पहले असर्शन में आपको बोला है कि एक केस हुआ, एक बंदे ने केस किया कि मुझे निकाल दिया, और सामने वाले ने बोला कि ऐसा है इस सेक्शन के हिसाब से हम इंडस्ट्री में नहीं आते, ये वर्कर में नहीं आता तो नहीं अप्लाई होगा। क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है। आप एक केस लॉ इस तरीके से डायरेक्ट पूछ के नहीं बोल सकते स्टेटमेंट ठीक है कि नहीं है। ओके, या तो आपकी फ्रेमिंग गलत है क्वेश्चन की। आंसर होना चाहिए डी कि ए फॉल्स है, आर ट्रू है। ठीक है, आंसर यही होना चाहिए केस बेसिस पे। आर ट्रू क्यों है? ट्रस्ट ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी में काम करती है, कमर्शियल वेंचर करती है एक्सेट्रा, इसलिए इंडस्ट्री में आती है। या तो ये लोग ये क्वेश्चन डिलीट कर देंगे या आंसर चेंज कर देंगे, फाइनल आंसर की में दो ही चीजें हो सकती हैं।
क्वेश्चन नंबर 50, ये हम अगेन जस्ट रिमाइंडर सेट बी डिस्कस कर रहे हैं. ओके, व्हाट इज द year did the mandatory pre-fitment of high security registration plate HSRP for all the new vehicles coming to effect under Motor Vehicle Act 1988? ये मेरे हिसाब से कंप्लीटली एक आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है. बहुत लोग बोलते हैं रूल से आया था तो रूल्स तो काउंट होंगे. पहली बात तो रूल्स भी मेरे हिसाब से नहीं आने चाहिए, बट चलो मान लेते हैं. पॉइंट इज आपने रूल से भी क्वेश्चन नहीं पूछा है. अगर कोई बच्चा बैराक ले गया हो, जरूरी नहीं है वो उससे आंसर कर लेगा. आप पूछ रहे हो नोटिफिकेशन से क्वेश्चन जो अलग अलग टाइम पे साल में 1000 बार आते हैं, अलग अलग चेंजेस आते रहते हैं, और कितने ये कैसे बच्चे को पता होंगे. तो दिस क्वेश्चन इज आई थिंक कंप्लीटली आउट ऑफ सिलेबस. एक्ट आपका सिलेबस में है, मोटर व्हीकल्स एक्ट, पर जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं वो नहीं. आंसर मैंने बता दिया है, बट ये मेरे हिसाब से कंप्लीटली आउट ऑफ सिलेबस है. अगला क्वेश्चन 75, एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 व्हाट आर वन साइडेड अग्रीमेंट. मेरे हिसाब से देखो यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल नहीं है, क्वासी नहीं है. सवाल सारा सी और डी पे अटक गया है, तो अगर ए और बी मार्क करके बैठे हो तो बात खत्म हो जाती है. बट सी और डी को देखते हैं. अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस बहुत कन्विंसिंग आंसर लगा सबको. आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से सी. या तो ये क्वेश्चन डिलीट होगा या आंसर इसका चेंज होगा. क्यों, ये समझते हैं. करेक्ट आंसर होना क्या चाहिए था, अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 2 सब क्लॉज 46. देखो जो पुराना बैराक था ना, जो आई थिंक 86 था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ सॉरी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो पुराना वाला था उसमें सिर्फ एक वर्ड था, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस. बट जो हमारा नया बेयर एक्ट है जिससे आपने सवाल पूछा है 2019, उसमें उनको अलग अलग किया जा चुका है. सेक्शन 2 सब क्लॉज 46 अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है, एंड सब क्लॉज 47 जो है वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की बात करता है. हमसे पूछा है वन साइडेड एग्रीमेंट किसे कहते हैं. जब आप इसको पढ़ोगे आपको क्लियरली समझ में आएगा, अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं. ठीक है, it means a contract between a manufacturer or trader or service provider on one hand and a consumer on the other, जहां के terms ऐसे हो that cause significant change in the rights of the consumer. For example क्या क्या दिया है, रिक्वायरिंग मैनिफेस्टली एक्सेसिव सिक्योरिटी डिपॉजिट दो. ठीक है, पेनल्टी लगा रहे हो कंज्यूमर पे फालतू की बहुत ज्यादा. रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट अर्ली रिपेमेंट ऑफ डेट, एंटाइटलिंग अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट टू टर्मिनेट सच कॉन्ट्रैक्ट यूनिलेटरली विदाउट रीजनेबल कॉज दिए. परमिटिंग और हैज द इफेक्ट ऑफ परमिटिंग वन पार्टी टू असाइन द कॉन्ट्रैक्ट टू द डेट्रीमेंट ऑफ द अदर पार्टी, जो कंज्यूमर है, विदाउट हिज कंसेंट. तो बेसिकली इसको ही तुम कहोगे वन साइडेड, कि मैंने आपके साथ एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जिसके सारे टर्म्स मेरे फेवर में और आपके साथ बहुत अनफेयर है, कि आप जल्दी डेट खत्म करना चाहते हैं, मैं वो नहीं करने दे रही हूँ, टर्म चेंज कर दे रही हूँ बिना आपको बताए एक्सेट्रा. दिस इज क्लियरली अ वन साइडेड एग्रीमेंट. ठीक है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस एक अलग चीज है. अ ट्रेड प्रैक्टिस फॉर द पर्पस ऑफ promoting the sale, use or supply of any good or for the provision of any service adopts any unfair method or unfair or deceptive practice. और उसके आगे क्या दिया है वो मैंने स्क्रीनशॉट में अटैच नहीं किया, पढ़ सकते हो. तो क्वेश्चन में टेक्निकली एक ऑप्शन होना चाहिए था अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट, और आंसर होना चाहिए था वो. तो इसलिए या तो क्वेश्चन डिलीट करोगे या फिर आंसर क्लोजेस्ट आंसर सी होगा, डी नहीं होगा आंसर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस मेरे हिसाब से. ठीक है, अगला देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 83 सेट बी में अंडर द बीएनएस बेयर एक्ट बता दिया, forfeiture of property is listed as a punishment in which specific case is this most commonly applied. अब इस क्वेश्चन को ना मैं बहुत ज्यादा ऑब्जेक्ट करने को क्यों नहीं कहूंगी, ध्यान से सुनना. इन्होंने कहा है बीएनएस के अंडर forfeiture of property as a punishment listed है, ये बात सही है, ठीक है. इन विच स्पेसिफिक केस मोस्ट कॉमनली अप्लाइड. जब आप इनको जाके देखोगे ना, ऑर्गेनाइज क्राइम का बेयर एक्ट अटैच्ड है, किताब में भी खोल के देख लेना, सेक्शन 111 है, वहां पे कहीं भी क्लियरली लिखा नहीं है कि इस केस में आपको फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी करना ही है. ठीक है, बट हमसे पूछा ही क्या है, मोस्ट कॉमनली अप्लाइड, कि किस केस में ज्यादा कॉमनली अप्लाई होगा. जब आप ऑप्शंस पढ़ोगे, अब ये थोड़ा कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, इंस्टेंसेस ऑफ माइनर और पेटी थेफ्ट, छोटी मोटी चोरी के लिए क्या किसी की प्रॉपर्टी फोरफीट होगी, नहीं होगी. केसेस ऑफ रैश या नेग्लिजेंट ड्राइविंग, सड़क पे रोज होती है, क्या किसी की प्रॉपर्टी उसमें फोरफीट हो जाती है, नहीं. ऑफेंसेस इन्वॉल्विंग सिंपल हर्ट और माइनर फिजिकल इंजरी, आपकी वजह से किसी को छोटी मोटी चोट लग गई, कि आपकी प्रॉपर्टी फोरफीट कर दी जाती है, नहीं. ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, हाँ इसमें हो सकती है. तो टेक्निकली आंसर ए है जो उन्होंने दिया है, आंसर सही भी है. तो अगर आपने ए मार्क किया है तो ये आंसर सही है मेरे हिसाब से. आंसर चेंज तो बिल्कुल नहीं होगा, आंसर ऑप्शन ए ही है. या तो ये क्वेश्चन एज इट इज रहेगा, अगर हो सकता है कुछ तो ये डिलीट हो सकता है कंफ्यूजन के चलते. बट आई एम टेलिंग यू, इस पे बहुत ऑब्जेक्शन मत रेस करना, मैंने इसको जानबूझ के इस पीडीएफ में रखा है, क्योंकि ये कॉमनली अप्लाइड की वजह से वो कह सकते हैं कि हम कॉमन सेंस के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हैं. इतना लॉ पढ़ते हो तो तुम्हें पढ़ के समझ में आना चाहिए कि ये पेटी थेफ्ट की, पेटी वेटी छोटे छोटे क्राइम की बात हो रही है, छोटी मोटी इंजरी, ड्राइविंग या हर्ट, है ना, कि इनमें प्रॉपर्टी का वो फीचर नहीं होगा. भले इस बेयर एक्ट में क्लियरली नहीं लिखा था. तो ये एग्जैक्टली बेयर एक्ट बेस्ड नहीं था कि आपको ऑर्गेनाइज क्राइम पढ़ो और आपको आंसर मिल जाएगा, ये कॉमन सेंस बेस्ड भी था. तो अगर आपने ए मार्क किया है तो आपका आंसर सही है, आंसर की के हिसाब से भी और मेरे हिसाब से भी.
मेरे हिसाब से इस पे ऑब्जेक्शन कर भी सकते हैं, देखो बहुत लोग रेस करेंगे, आई एग्री, बट अगर आप बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे हो तो भले कर लो, अगर थोड़ा सेफ जा रहे हो तो इसको अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि कॉमन सेंस के बेसिस पे आर्ग्यूमेंट आ सकता है सामने से। टेक्निकली नहीं पूछना चाहिए, लैंग्वेज बहुत गलत है इनकी, बट अनफेयर हो जाता है बच्चों के साथ। आप एक गलत सलत लैंग्वेज में सवाल पूछते हो ना, तो इट इज अनफेयर टू द स्टूडेंट। एक एक क्वेश्चन की वजह से बहुत फर्क पड़ता है, बट अपने हिसाब से सोच समझ के करना। क्वेश्चन नंबर 85, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डॉक्यूमेंट एज पर बीएसए। अब ये क्वेश्चन ना जब मैं सॉल्व कर रही थी मुझे तब भी बहुत खटका था। प्रोविजनल आंसर की में ए दिया है, जब बैराक लेके सॉल्व करोगे जल्दी में आंसर ए आएगा, और मुझे पता है बहुत सारे बच्चों ने सही मार्क भी किया है, तो अगर ये नहीं भी डिलीट हुआ सेम रखा तो भी आई एम प्रिटी श्योर 70 to 80% स्टूडेंट्स के लिए ये आंसर सही है। बट आई वॉन्ट टू ब्रिंग दिस टू योर नोटिस, आंसर मेरे हिसाब से नन ऑफ दी अबव होना चाहिए। क्यों, ये बात समझो। बैराक में जाओगे सेक्शन 2(1) सब क्लॉज डी, मैप, इंस्क्रिप्शन, कैरिकेचर क्लियरली दिए हैं ये तीनों, तो इसीलिए बच्चा नोट देखते ही प्राइवेट पेपर टिक करेगा, आगे बढ़ जाएगा। बट लुक एट दिस, अ राइटिंग इज अ डॉक्यूमेंट। प्राइवेट पेपर क्या डॉक्यूमेंट नहीं हो सकता? ये ऐसा नहीं है, रिटन तो कुछ भी डॉक्यूमेंट होता है। किसी केस में क्या एविडेंस में प्राइवेट पेपर नहीं आ सकते? आ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डॉक्यूमेंट पूछा है, अ राइटिंग इज अ डॉक्यूमेंट, कुछ भी जो लिखा हुआ है वो डॉक्यूमेंट है। प्राइवेट पेपर क्या कुछ लिखा हुई चीज तो होनी चाहिए। हो सकता है आप बहुत कन्विंस ना हो, बट एक बार मेरा आर्ग्यूमेंट सुनते जाना है, उसके बाद इफ यू फील कि नहीं ये प्रॉब्लमेटिक लग रहा है, कमेंट करना, हम इस बारे में डिस्कस कर सकते हैं। हो सकता है मैं गलत हूँ, बट चलो बात करते हैं। डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन देखते हैं। इट मीन्स एनी मैटर, आई एम सॉरी मेरी थोड़ी तबीयत खराब है। इट मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड और अदरवाइज रिकॉर्डेड अपॉन एनी सब्सटेंस by use of letter, figure, marks or any other means, or by more than one of those means intended to be used or which may be used for the purpose of recording that matter, and it includes electronic and digital record। ठीक है, तो कोई भी चीज जो रिटन है वो डॉक्यूमेंट में आती है, तो पब्लिक एंड प्राइवेट पेपर्स ये भी उसमें आते हैं। मेरा कोई प्राइवेट पेपर है वो भी तो आना चाहिए ना डॉक्यूमेंट में। तो टेक्निकली इसका आंसर अगर कोई मान लो कैसे मार्क कर देगा प्राइवेट पेपर, नॉट में, सिर्फ एविडेंस की डेफिनेशन के बेसिस पे ऑब्वियसली इन तीनों को देख के सबने ए मार्क किया होगा, एंड सही भी किया। मेरे हिसाब से एग्जाम में अगर टिक करना था आपको तो ए ही करना चाहिए था, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबल वही था। बट मेरे हिसाब से इसका आंसर नन ऑफ दी अबव होना चाहिए, कि चारों ही ऑप्शन फिट नहीं बैठते हैं। तो या तो इसका डिलीट होना सही है कि ये क्वेश्चन आप डिलीट करोगे, क्योंकि इसमें आंसर चेंज भी नहीं कर सकते आप, ठीक है, या फिर इसके मार्क्स सबको दोगे, एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, या हो सकता है ये लोग ए ही छोड़ दें, वो तो काउंसिल के ऊपर डिपेंड करेगा। बट मेरे हिसाब से आंसर नन ऑफ द अबव होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। इन रोमन ज्यूरिस्प्रूडेंस द कॉन्सेप्ट सिमिलर टू द रूल ऑफ लॉ वाज रिफर्ड टू एज। फर्स्टली माय अपॉलजी टू द स्टूडेंट जिसने कमेंट किया था कि ये ज्यूरिस्प्रूडेंस का क्वेश्चन है, मैंने फ्लो में बोला था नहीं नहीं एडमिनिस्ट्रेटिव में चला जाएगा। बात ठीक है, कवर अप आ जाता है, बट रोमन ज्यूरिस्प्रूडेंस से क्वेश्चन आया है तो टेक्निकली तो ये आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि ज्यूरिस्प्रूडेंस आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, नेट का एग्जाम नहीं है ये, ठीक है। तो एक तो इसी ग्राउंड पे डिलीट होना चाहिए कि आप ज्यूरिस्प्रूडेंस से सवाल पूछ रहे हो। चलो हम मान लेते हैं, किसी तरह सिलेबस में गिन लेते हैं, मान लो, चलो नहीं डिलीट किया, अब क्या। कॉन्सेप्ट जो सिमिलर है रूल ऑफ लॉ से, जस्ट सिविल, जस्ट नेचुरल, लेक्स रीजिया, लेक्स जेंटियम। सी और डी क्लियरली नहीं है, देखो सी है लेक्स रीजिया रॉयल लॉ से रिलेटेड है, डी है जस्ट जेंटियम लॉ ऑफ नेशंस, तो ये दो ऑप्शन तो क्लियरली हटा दो। अब सारा सवाल ए और बी पे आके अटक गया, ईदर डिलीट और द आंसर शुड बी ए मेरे हिसाब से। प्रोविजनल में आंसर दिया है जस्ट नेचुरल। अब क्यों प्रॉब्लमेटिक है, शॉर्ट में समझते हैं। देखो जस्ट नेचुरल क्या होता है, ज्यूरिस्प्रूडेंस की अपनी सिलेबस की कोई भी किताब उठा के देख लो, उसमें बोलते हैं ये नेचुरल स्कूल की बात करता है, ठीक है, स्कूल ऑफ नेचुरल लॉ। इम्यूटेबल यूनिवर्सल लीगल प्रिंसिपल रूटेड इन रीजन, नेचर, जस्टिस, मॉरालिटी, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है, कि नेचुरल लॉ जो समाज में नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं। अब ये नेचुरल लॉ है ना, तुम्हें किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए टाइप की चीज, ठीक है, इतनी सी बात हो गई। दे ट्रांसेंड एनी मैन मेड लॉ, ये जस्ट नेचुरल का मतलब होता है नेचुरल स्कूल इन ज्यूरिस्प्रूडेंस। रूल ऑफ लॉ क्या होता है, डाइसी की दी हुई थ्योरी है, ठीक है, कि कोई भी लॉ के ऊपर नहीं है। और रूल ऑफ लॉ में डोमिनेटली तीन चीजों की बात होती है, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड जज मेड कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीमेसी बिफोर लॉ की, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ सॉरी, जिसका मतलब कानून सबसे ऊपर आता है, लॉ सबसे सुप्रीम है। इक्वालिटी बिफोर लॉ यानी हर कोई लॉ के सामने बराबर है, राजा हो भिखारी हो लॉ के सामने सब बराबर। एंड जज मेड कॉन्स्टिट्यूशन की, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा है उसको फॉलो किया जाएगा। ये आना चाहिए जस्ट सिविल में, जहां सिविल और म्युनिसिपल लॉ ट्रांसलेशन होता है ना, स्टेट्यूट, डिग्री, कस्टम्स, तो ये उसी के अंडर तो आया रूल ऑफ लॉ, राइट। रूल ऑफ लॉ
जो डाइसी ने दिया और नेचुरल लॉ दो अलग चीजें हैं। तो रूल ऑफ लॉ का क्लोजेस्ट आपने कॉन्सेप्ट सिमिलर पूछा है, तो मेरे हिसाब से वो जस्ट नेचुरल नहीं बल्कि जस्ट सिविल होना चाहिए। आंसर की में नेचुरल दिया है। नेचुरल इज नेचुरल लॉ, यानी जो नेचुरली एग्जिस्ट करता है समाज में, इंसानियत, मॉरालिटी, एथिक्स के नाते जो कानून एग्जिस्ट करता है, जो हम ज्यूरिस्प्रूडेंस में नेचुरल लॉ, स्कूल ऑफ नेचुरल लॉ पढ़ते हैं, ठीक है। जस्ट सिविल में आता है वो कानून जो स्टेट्यूट, डिक्री, सिविल म्युनिसिपल लॉ के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एंड रूल ऑफ लॉ उससे ज्यादा सिमिलर है, क्योंकि रूल ऑफ लॉ क्लियरली कहता है कि कानून जो बनाए गए हों वो और उनके सामने सब बराबर होंगे। तो दिस इज माई थ्योरी कि डाइसी ने जो दिया था दिस इज मोर क्लोज टू जस्ट सिविल, ठीक है। अपनी सिलेबस की किताबें उठा के देखोगे तो आई थिंक और क्लियर हो जाएगा। अब ये चेंज करते हैं कि नहीं, थोड़ा उनके ऊपर है। मेरे हिसाब से या तो एक क्वेश्चन डिलीट होगा या फिर आंसर चेंज होना चाहिए। ए, सी और डी तो क्लियरली नहीं है, बट मेरे हिसाब से रूल ऑफ लॉ इज मोर सिमिलर टू ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन और ये लास्ट है। इसको मैं ऑब्जेक्ट करने के लिए नहीं कह रही हूँ, बट डाउट के पर्सपेक्टिव से कह रही हूँ। अंडर सेक्शन 173 ऑफ BNSS, if a police officer in charge determines that an investigation is not warranted because the case lacked sufficient gravity, अगर BNSS के सेक्शन 173 में एक पुलिस ऑफिसर इंचार्ज को ये समझ में आता है कि ये इन्वेस्टिगेशन वारंटेड नहीं है क्योंकि इस केस में सफिशिएंट ग्रेविटी नहीं है, दे आर लीगली ऑब्लिगेटेड टू नोटिफाई द इन्फॉर्मेंट ऑफ दिस डिसीजन। कितने टाइम में वो लीगली ऑब्लिगेटेड हैं कि वो जो इन्फॉर्मेंट है उसको इस बात की नोटिफिकेशन देंगे? 24 आवर्स, 7 डेज, 14 डेज, 30 डेज। आंसर की में दिया हुआ है 14 डेज, ठीक है। सबने सही मार्क भी किया है, जाओगे 173 पे, क्लियरली यहाँ 14 डेज लिखा दिखता है, बच्चे मार्क करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। मेरा सवाल इतना है, यहाँ पे लिखा है कि उसको टाइम दिया गया है प्राइमा फेसी इतने दिन में तय करने का, पर ये कहीं नहीं लिखा है कि इतने दिन में उसे उन्हें नोटिफाई करना है। हालांकि ये कोर्ट केसेस के बेसिस पे आप कह सकते हो कि कई कोर्ट केसेस में बात की गई थी कि आपको इन्फॉर्म भी करना चाहिए सामने वाले को, पर ये डाउटफुल इसलिए होता है मेरे लिए कि मतलब ऐसा एग्जैक्टली तो लिखा नहीं है वहां पे उस सेक्शन में जाके कि उसको इतने दिन में ऑब्लिगेशन है टू इन्फॉर्म देम। अगर हम पढ़ते हैं इसको, विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजन कंटेन्ड इन सेक्शन 175 on receipt of information relating to the commission of any cognizable offence which is made punishable for 3 years or more, etc., officer in charge of police station may, with the prior permission from an officer not below the rank of deputy superintendent of police, considering the nature and gravity of offence, point number 1, proceed to conduct preliminary inquiry to ascertain whether there exists a prima facie case बन रहा है कि नहीं ये इंक्वायरी करने के लिए, फॉर प्रोसीडिंग इन द मैटर विद इन अ पीरियड ऑफ 14 डेज। ये बात उसे 14 दिन के अंदर तय करनी होगी कि क्या केस में इतना सब्सटेंस है कि प्राइमा फेसी लेवल पे कोई केस बन रहा है। एंड पॉइंट नंबर 2, प्रोसीड विद इन्वेस्टिगेशन जब फिर केस बन रहा हो, ठीक है। पर यहाँ कहीं ये नहीं लिखा है कि उसे सामने वाले को ऑब्लिगेशन है कि वो 14 दिन के अंदर इन्फॉर्म कर दे। ये कुछ कोर्ट केसेस में कहा गया था, बट बैराक बेस पे कहीं नहीं लिखा है। तो अब कोर्ट केस बेस पे तुम कैसे आंसर करोगे जब तुम्हें पता ही नहीं है? बैराक बेस पूछा है, वहां कहीं नहीं लिखा है। तो हो सकता है इस पे सवाल उठे, मेरे हिसाब से जाके ऑब्जेक्ट मत करने लगना, पैसा लग रहा है तुम्हारा, ठीक है। बट मैं तुम्हें बता रही हूँ कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी इस क्वेश्चन में शायद चेंज हो, तो जब फाइनल आंसर की आएगी ना तो एक नजर बनाए रखना, ठीक है। आंसर मोस्ट प्रोबेबली 99% बच्चों ने सही मार्क किया होगा 14 डेज, क्योंकि यहाँ पे 14 डेज लिखा हुआ है। तो प्रॉब्लमेटिक नहीं है, आपको मार्क भी वही करना था, कुछ और नहीं करना था। बेवकूफ हो अगर 24 घंटे या ये सब मार्क करके आए हो, नहीं करना है। आंसर यही मार्क करना है, ठीक है। बट आई एम जस्ट ब्रिंगिंग इट टू योर नोटिस कि जब फाइनल आंसर किया है तो एक बार दोबारा इस क्वेश्चन को चेक जरूर करना, ठीक है। सो मेरे हिसाब से यही कुछ क्वेश्चन हैं जिनमें आप देखो, एक दो क्वेश्चन बताए हैं जिनमें मुझे डाउट है कि नजर रखना जब फाइनल आंसर की आएगी, ऐसा ना हो तुम्हारा आंसर चेंज हो चुका हो। सेकंड, कुछ क्वेश्चन बताए हैं जो क्लियरली आउट ऑफ सिलेबस हैं, उनको क्लियरली डिलीट होना चाहिए। एंड कुछ एक दो क्वेश्चन हैं जिनमें क्लियरली मेरे हिसाब से आंसर गलत है एंड वो डिलीट होना चाहिए। आई होप दिस इज हेल्पफुल। ये पीडीएफ इफ यू वांट कमेंट कर देना, मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगी, ताकि अगर आपको ऑब्जेक्शन रेज करना हो तो आप यहाँ से रेफर कर सकते हो। बैराक भी कहाँ क्या अटैच है सब कुछ दिया हुआ है। इफ यू वांट आई कैन शेयर दिस ऑन टेलीग्राम। कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना, या आप टेलीग्राम पे भी हमसे कनेक्ट कर सकते हो। एंड फॉर फर्दर अपडेट्स सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाय बाय।